अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके पास लिए बहुत ब्रेकिंग रिपोर्ट्स हैं। एक यासीन मलिक की बेटी ने अभी जो स्पीच की है पीओके की असेंबली में, उसके हवाले से है। एक जूनागढ़ का नवाब जहांगीर मर गया कराची में, उसके हवाले से है। एक सिंध में डाकुओं और मुल्लाओं की टेररिज्म जारी है। एक गांव से डाकुओं ने खुलेआम फायरिंग करके हमला करके जो तबाही मचाई और 3 हिंदू लड़कियां जो मुल्ला उठा के ले गए, उसके हवाले से। और बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, असेंबली में भी होते हैं, उन्होंने अब खुली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया है। उनके घरों पे हमले हो रहे हैं। ये सारी खबरें आपके सामने रखना चाहूँगा। उससे पहले आपको 2-3 छोटी छोटी मज़ेदार खबरें सुनाना चाहूँगा। पहली ये कि जद्दा सऊदी अरब में एक मस्जिद के इमाम हैं आसिमुल हकीम। वो जद्दा मस्जिद के इमाम भी हैं, टीवी पे भी प्रोग्राम करते हैं और एशिया और यूरोप के दौरे भी कर चुके हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने के लिए। उनसे एक आदमी अब्दुल मुकद्दर ने सवाल किया कि यूट्यूब की कमाई हलाल है कि हराम है, तो आसिमुल हकीम मौलवी ने कहा कि ये हराम है। तो फिर मैं तो बिल्कुल ही हराम कार्यों में आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अजीज़ दोस्तों, इंटरनेशनल पासपोर्ट्स की रैंकिंग अनाउंस हो गई है। भारत ने तरक्की की है कुछ दर्जे। बताने का मकसद ये था कि टॉप 10 जो पासपोर्ट्स हैं ना, उसमें एक भी मुसलमान पासपोर्ट नहीं है। और मेरे पास वर्ल्ड नंबर 3 पावरफुल पासपोर्ट फ्रांस का पासपोर्ट है, जो कि नंबर 3 पे आता है। लेकिन मेरे पास दुनिया का चौथा गंदा तरीन पासपोर्ट भी है, वो है पाकिस्तान का पासपोर्ट। बॉटम 10 जो पासपोर्ट है ना, ख़राब तरीन, उसमें 8 मुसलमान कंट्री हैं। टॉप 10 में एक भी नहीं है, बॉटम 10 में 8 मुसलमान हैं, जिसमें लास्ट 7 नंबर के पासपोर्ट मुसलमान पासपोर्ट हैं, जिसमें हमारा पाकिस्तान बॉटम से 4 पे आता है। एक और ख़बर साथ साथ आपके साथ शेयर करूं कि ये जो बच्चा है ना, जो ग्रेजुएशन करके अपने बाप के हाथ चूम रहा है, ये पीर सैयद अमीन अल हसन शाह का बेटा है। पीर सैयद अमीन अल हसनात शाह जो है ना, वो गौसिया भीरा शरीफ सरगोदा के दरगाह का मुतवल्ली है और उसके कई मदरसे चलते हैं। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया के नाम से इसके कई मदरसे चलते हैं। मज़े की बात यह है कि गरीब बच्चों को मदरसों में पढ़ा के इनका अपना बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स लंदन से ग्रेजुएशन कर ली इसने। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि ये जो इंडिया पाकिस्तान की दरगाहें मज़ार हैं, इनसे अरबों रुपया, करोड़ों नहीं अरबों रुपया जमा होता है, जो इन दरगाह के मुतवल्लियों की शाह खर्चियों और अय्याशियों में यूज़ होता है। ये मदरसे चलाते हैं जिसमें मासूम बच्चों के जहनों में जहर भरते हैं, लेकिन अपने बच्चों को यूरोप, अमेरिका, कनाडा में पढ़ाते हैं। अभी कनाडा की यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान की जमात इस्लामी के लियाकत बलोच के बच्चे ने भी ग्रेजुएशन की और भारत के अकबरुद्दीन अवैसी के बेटे ने डॉक्टरेट की कनाडा की यूनिवर्सिटी से, या उसने कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी से की थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिलसिला जारी रहता है। ये जो मौलवी हैं, ये इनके दस्तरखान आप देख लें, लेकिन जब ये गरीब पब्लिक को भाषण दे रहे होते हैं
तो उस वक्त सादगी की बात करते हैं कि सादा खुराक रखें हैं, सादे कपड़े रखें हैं, सादी ज़िंदगी रखें हैं, सादगी अल्लाह को पसंद है। लेकिन ख़ुद करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, करोड़ों रुपए के बंगलों में रहते हैं और उनके दस्तरखान पे इतना सारा खाना होता है कि पूरा एक गांव खा ले। लेकिन ये पाकिस्तान में किसी को समझ में नहीं आती। अजीज़ दोस्तों, शुरू करेंगे नवाब ऑफ जूनागढ़। जब 1946 में ये तय हो रहा था कि कौन सी रियासत पाकिस्तान के साथ जाएगी और कौन सी रियासत इंडिया के साथ जाएगी, इसमें सिचुएशन ये थी कि एक तो ब्रिटिश इंडिया था जिसके अंदर 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, बाकी सब इंडिया था। तो उसके तो डिवीज़न का हिसाब किताब हो गया था कि पंजाब में कट लगा लिया था, सिंध और राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर था, तो वो सब चीज़ें तो समझ में आती थी। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको 2 चॉइसेस दी गई थी कि आप पाकिस्तान के साथ जाएं या इंडिया के साथ जाएं। और उसमें अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जिस इलाके की पॉपुलेशन मेजॉरिटी हिंदू है वो ऑफ कोर्स हिंदू इंडिया के साथ रहेगी, और जिस इलाके की पॉपुलेशन मेजॉरिटी मुसलमान है वो पाकिस्तान के साथ जाएगी। उसमें कई रियासतों में मसले हुए, जैसे कश्मीर में, जहाँ का राजा महाराजा हरी सिंह थे, लेकिन मेजॉरिटी एक हद तक मुसलमान पॉपुलेशन थी, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि सारे मुसलमान प्रो पाकिस्तानी थे। उसमें शेख अब्दुल्ला जो थे वो कांग्रेस बैक थे, जो कि मुसलमानों के लीडर थे। इसी तरह हैदराबाद का मसला था, कई थे। उसमें जूनागढ़ की रियासत थी जो हमारी रियासत थी, जहाँ पे हमारे पुरखों के लोग रहते थे। वहाँ पे जो समझदार बिजनेसमैन थे ना, जो पूरे इंडिया की ट्रैवलिंग करते थे और चीज़ों को समझते थे, और जो जिना के साथ अटैच थे, उनको ये पता था कि जूनागढ़ की रियासत कुछ भी कर ले वो पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते थे कि यहाँ पे बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से मिलता नहीं जूनागढ़ का, क्योंकि वो गुजरात इसके चारों तरफ है और बीच में जूनागढ़ की रियासत है। दूसरा, मेजॉरिटी, बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदुओं की है। तो वो उन्होंने तो अपना बंदोबस्त कराची में कर लिया था। जैसे हमारे नाना थे, वो बिजनेसमैन थे, पूरे इंडिया में इनके दौरे होते थे, तो वो तो मूव कर गए थे कराची, आधा ख़ानदान। मतलब मामू मेरे आ गए थे कराची में, उन्होंने घर भी ले लिया था, दुकानें भी ले ली थी, बिज़नेस भी स्टार्ट कर दिया था अर्ली 40s में। लेकिन जो गांव गोठ के लोग थे, जैसे हमारे दादा के लोग, वो अंधेरे में रह गए और उनको यही पट्टी पढ़ाई गई थी कि नहीं, फिक्र नहीं करो, नवाब ऑफ जूनागढ़ मुसलमान है तो ये जूनागढ़ रियासत मुसलमानों पाकिस्तान के साथ जाएगी। और अंधेरे में फिर लास्ट मोमेंट पे हमारे जो फादर और ग्रैंडफादर, दादा जो हैं, उन्होंने 48 में माइग्रेट किया था। जब हमले शुरू हुए, बलवे शुरू हुए, तब इन्होंने माइग्रेट करने का फ़ैसला किया। और जूनागढ़ का जो वाली था, नवाब महाबत खान जी का बेटा, वो भी भाग गया पाकिस्तान। नवाब महाबत खान जी जो जूनागढ़ का नवाब था, उसका बेटा कर्नल नवाब दिलावर खान, जो पाकिस्तान आर्मी में कर्नल भी था, वो और उसका बेटा जहांगीर, जो कि अभी मर गया, वो पाकिस्तान मूव हो गए। अजीज़ दोस्तों, इन्होंने पाकिस्तान मूव होने के बाद, पाकिस्तान की शरारत थी, ये यूनाइटेड नेशंस और इधर उधर वो करते रहे। इवन आज से 3 साल पहले, कोविड शुरू होने से कुछ दिन पहले, इन्होंने एक ड्रामा रचा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ जूनागढ़ हम अपॉइंट कर रहे हैं फलां आदमी को, और इस तरह करके वो एक इंटरनेशनली जूनागढ़ को भी कंट्रोवर्शियल शो करना चाहते हैं। जूनागढ़ कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है, बल्कि जूनागढ़ आज़ादी की एक तहरीक है, जिसके रकबे के ऊपर एक गासिब कुव्वत ने अपनी फौजी एग्रेशन के ज़रिए, उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन के ज़रिए उन्होंने उसके ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है।
जूनागढ़ अलहदगी की तहरीक नहीं, जूनागढ़ आज़ादी की तहरीक है। और ये आज़ादी जूनागढ़ का, नवाब ऑफ जूनागढ़ का और जूनागढ़ के लोगों का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। और हमारा सबसे अहम फोकस इस वक्त के ग्लोबल सिनारियो में जूनागढ़ के इस लीगल और पॉलिटिकल केस के ऊपर है कि हम दुनिया को बताएं कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है एंड जूनागढ़ इज पाकिस्तान। कर्नल दिलावर के मरने के बाद उसका बेटा जहांगीर बना था। जहांगीर को की गाड़ी के ऊपर जूनागढ़ 1 नंबर प्लेट होती थी इसकी, और ये कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन में रहता था। इसको पूरे नवाबी ड्रामे के साथ रखा गया था। मुझे भी एक बार इत्तेफाक हुआ था, मेरा एक दोस्त था इकबाल, कराची में 1989 की बात है। वो नवाब जहांगीर के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे, तो अक्सर वो वहाँ पे जाता रहता था। तो एक दिन मैं भी इसके साथ था और हम गए थे, और मैंने देखा कि वो फुल टून बैठा हुआ था जहांगीर, नशे में बिल्कुल, और अल्कोहलिक था। वो बात भी उससे सही से नहीं हो रही थी। तो मुझे उस वक्त तो मैं इंडिया पाकिस्तान पॉलिटिक्स और इन चीज़ों में था नहीं, मैं तो यूरोप भी अभी नहीं आया था। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि यार ये हमारे रूलर होते थे। खैर मैंने बाद में अपने दोस्त इकबाल से पूछा, तो उसने कहा भाई ये रोज़ शाम को दारू पीता है, और इसकी ज़िंदगी में और क्या है दारू और लड़कियों के अलावा। वही जो नवाब करते थे इंडिया में, आज ये भी यही करता है। ये अब मर गया है, और इसके बेटे को अब नवाब अली मुर्तज़ा को जूनागढ़ का नवाब मुकर्रर किया गया है। तो ये एक बदबख्त आदमी है। इनका दौर हमारे पुरखों के लिए भी बुरा रहा है। इसके सारे जो नवाबी के दौर रहे हैं, इसके ऊपर इसके दादा परदादा ऊपर तक ये जालिम लोग थे। ख़ास तौर पे नॉन मुस्लिम्स के लिए तो ये बहुत ही जालिम थे। इनका काम लड़कियां, शराब, अय्याशियाँ यही होती थी। फोर्स कन्वर्शन बहुत हुआ है इनके दौर में। मर गया, जान छूटी। ये पाकिस्तान की एक साजिशी जूनागढ़ का हिसाब है जो कि ज़िंदा रखा जा रहा है, वरना जूनागढ़ भारत की एक ज़बरदस्त हिस्सा है, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है। हमारा आजग गांव भी उसी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और मेरी मदर का बाटवा गांव भी उसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैं अभी गया था तो आजग भी गया था, बाटवा भी गया था, और जूनागढ़ में भी रुके थे एक रात होटल में। और मैं वहाँ देखता था कि वहाँ पे हैं मुसलमान लेकिन कम हैं मुसलमान। और ये है कि आज भी अपनी 1.5 इंच की अलग मस्जिद बना के काफ़ी जगहों पे मैंने देखा कि हिसाब किताब है। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा कश्मीर की बेटी। पाकिस्तान ने अब एक नई कश्मीर की बेटी ईजाद की है, यासीन मलिक की बेटी। उसने अभी स्पीच की है पीओके की असेंबली में, और रज़िया सुल्तान 11 साल की। आप समझते हैं कि जिस किस्म की उसने जो स्पीच की है वो कोई बहुत बड़े डिप्लोमेट वाली स्पीच है। यानी इसको आईएसआई के लोगों ने लिख के दी थी वो स्पीच, जो उसने वहाँ पे खड़े होके की कि आई एम रज़िया सुल्तान, डॉटर ऑफ कश्मीर, डॉटर ऑफ यासीन मलिक, द ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। और इंडिया ने हमारी टेरिटरी को कब्ज़ा कर लिया है। और 20 जुलाई 2023 जब मैं आपके साथ ये सेशन में तकरीर कर रही हूँ, तो मेरे बाप से मिले हुए मुझे कई साल हो गए। मैं जब छोटी बच्ची थी और मेरी उम्र सिर्फ 2 साल थी, तब मैं आखिरी बार अपने बाप से मिली थी। अब मैं 11 साल की हो गई हूँ और आज मैं अपने बाप को बहुत याद करती हूँ। अब ये पाकिस्तान के ड्रामे जिस तरह जूनागढ़ का बताया, ऐसे कश्मीर का भी इनका ड्रामा चलता रहता है। कश्मीर अगर कहीं डिस्प्यूटेड है तो वो है पीओके और गिलगित बल्तिस्तान। ये पाकिस्तान ने नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करके रखा हुआ है, जो कि भारत तक जाना चाहिए और ये भारत की जगह है, भारत के पास पहुंचना चाहिए।
और इसके अलावा इसका कोई हल नहीं, क्योंकि अगर आप दोनों हिस्सों को गिलगित बल्तिस्तान और पीओके को कंपेयर करें अगर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी से, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा कि सारा वहाँ पे डेवलपमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है, पब्लिक खुश है, और सबसे बड़ी बात कश्मीरियत वहाँ पे ज़िंदा है। वहाँ पे कश्मीरी ज़बान, कश्मीरी फूड, कश्मीरी ड्रेस, कश्मीरी कल्चर, हर चीज़ आपको मिलेगी। ये पूरा पंजाबाइज्ड हो गया है पीओके। इस पे हमारे दोस्त प्रोफेसर सज्जाद राजा साहब, जिनका मैंने इंटरव्यू भी कुछ महीनों पहले लगाया था, उन्होंने लिखा है कि ये एक प्लान था आईएसआई का कि यासीन मलिक की शादी के लिए 35 लाख कश्मीरी औरतें मौजूद हैं, लड़कियां मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद यासीन मलिक की शादी के लिए एक पाकिस्तानी औरत जो कि आईएसआई की एजेंट थी उसके साथ की गई, ताकि अगले 60-70 साल तक डॉटर ऑफ कश्मीर का एक ड्रामा रचाया जा सके। और यह है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाया जा सके। लेकिन ये प्रोपेगेंडा मकबूल भट्ट के बच्चों के लिए भी किया गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती। और सच्चाई ये है कि कश्मीरी भी यही कहते हैं और दुनिया भी यही कहती है कि टेररिज्म की जगह सिविलाइज्ड नेशन में नहीं है। पाकिस्तान का ये प्लान भी फेल हो रहा है। अज़ीज़ दोस्तों, सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से दो भयानक खबरें हैं। उस पे जाने से पहले मैं आपके सामने ये अपने बहावलपुर यूनिवर्सिटी है ना जो, उसके हवाले से इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर पंजाब, इसका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एक रिटायर्ड आर्मी है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर उसका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। इसके मोबाइल में 5500 लड़कियों की पिक्चर्स और वीडियोस मिली हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एचओडी के फ़ोन से 7200 लड़कियों की गंदी वीडियोस मिली हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का चीफ सेक्रेटरी आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, नशे की हालत में गिरफ्तार हुआ है। ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। नशे की हालत में गिरफ्तार हुआ है, ब्लैकमेल करके लड़कियों को कि आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ गया है, फेल कर दिए जाओगे, और किस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, ये सारी डिटेल्स आपके सामने ये रिपोर्ट में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई ओपनिंग है, ज़रा देखिएगा। जिनसी ख्वाहिशात पूरी करें लड़कियां, माँ बहन बहू बेटी, वो आपको सेमेस्टर में पास करेगा, और वो लड़कियां जो है फिर मुआशरे में किस तरीके से अपना रोल प्ले करेंगी उसके ऊपर हम बात करते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मैं इस वक्त बगदादुल जदीद कैंपस में मौजूद हूँ, जिसका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर CSO इजाज़ हुसैन शाह जो रिटायर्ड मेजर हैं, यहाँ पर अपनी 7 साल से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनको 2 दिन कबल CIA बहावलपुर ने जब रोका तो उनकी गाड़ी से जो है वो साइलेंस सेक्स करने की टैबलेट्स बरामद हुई। उनके साथ जो लड़की थी, ज़ाहिर है वो भी स्टूडेंट थी। पुलिस ने खैर मेहरबानी की कि उसकी इज्जत बचाने के लिए उसको रिलीज़ कर दिया, कोई मौके पे कोई एविडेंस नहीं था। अच्छा, उस FIR में अब क्या लिखा हुआ है, ये तालीम जो दे रहे हैं लोगों को, जिसमें आप सब की माँ बहन बहू बेटे, ये सिर्फ बहावलपुर की यूनिवर्सिटी नहीं है, इससे पूरे जनूबी पंजाब की यूनिवर्सिटी बनती है। FIR का मैं मतन आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद फैक्ट्स हैं वो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। उसमें बताया गया है कि जब कार को रोका तो कार ने रॉन्ग साइड पर उसको भगाने की कोशिश की, पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ा। उससे पहले तो आइस बरामद हुई। इससे जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, जो पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, क्या आगाही शऊर, उनसे चर्स बरामद हो रही है, आइस बरामद हो रही है। अच्छा, उसका जब आगे पर्स चेक किया गया, उसमें से 5 अदद जो है वो टडालाफिलिक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो सियालस, वो उससे टैबलेट भी बरामद होती हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें बरामद हुई। सबसे जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि जनूबी पंजाब के वो लोग जिनकी बेटियां इस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, उसके डिफरेंट कैंपस में, मैंने अभी मुलाहजा किया जो बहावलपुर पुलिस के पास मोबाइल हैं, उसमें तकरीबन 5500 नंगी वीडियोज़, नंगी तस्वीर उन बेटियों की है जो यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पढ़ रही हैं, स्टडी कर रही हैं। सेमेस्टर के नाम पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको बताया जाता है। ये चीज़ें मैं आपसे आगे चल के शेयर करता हूँ, लेकिन उससे FIR की तरफ पहले आते हैं।
उसमें जो 2 उसके मोबाइल बरामद हुए, उसमें जब फ्रांसिक को भिजवाया पुलिस ने, आज जो डाटा रिकवर हो सका वो हो गया। इतनी तस्वीर है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। FIR होगी, मुलजिम गिरफ्तार हो गया दौरान इन्वेस्टिगेशन। आज उसको लोकल भावलपुर की अदालत में पेश किया गया। जो इजाज शाह है, जो रिटायर्ड मेजर है, चीफ। अजीज दोस्तों, रिपोर्ट बहुत लंबी है, आपको मैं यहाँ पे शॉर्टकट करके थोड़ा सा आपको दिखा दी। अब मैं आता हूँ सिंध की तरफ। अजीज दोस्तों, सिंध में 2 बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट हुई है। एक तो ये कि सखर के करीब एक गांव पे 100-150 डाकुओं ने हमला कर दिया, जैसे जब गब्बर सिंह करता था ना रामगढ़ पे, इस तरह 100-150 डाकुओं ने बंदूकों से हमला कर दिया। कोई रेंजर्स नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। गांव वाले इनके रहमो करम पे थे। वहाँ से काफ़ी औरतों और बच्चों को अगवा करके ले गए, पूरे गांव को लूटमार का निशाना बनाया और ओपनली फायरिंग होती रही, ओपनली दरंदगी चलती रही। ये समझ लें जंगल का कानून है। और सिंध में पीपल्स पार्टी 16 साल से लगातार हुकूमत कर रही है, लेकिन सिंध का हाल इतना ख़राब है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बूचर ऑफ सिंध भुट्टो ख़ानदान को मानता हूँ। और आज भुट्टो ख़ानदान का लाडला बेटा, जैसे भारत में डायनास्टिक पॉलिटिक्स के लाडले हैं, ऐसे ये डायनास्टिक पॉलिटिक्स का एक बदबूदार तरीन निशान हमें मिला है। वो फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में, और सिंध पे धन आता हुआ इनका अकेला का राज चल रहा है। लेकिन सिंध का हाल ये है कि वहाँ पे कोई महफूज नहीं है। और सिंध में जो इस वक्त बर्बरियत चल रही है वो मिसाल नहीं मिलती पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। साथ ही साथ मुल्लाओं का जो जुल्म जबर है वो आप ये देख लें पहले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुबारक हो बेटा। अब आप मुझे ये बताएं कि ये 3 बच्चियां हैं, आपको ये बालिग लगती हैं? ये लगता है कि आपको 18 साल से ऊपर की हैं? इनकी शक्लों से नज़र आ रहा है कि ये छोटी मासूम बच्चियां हैं। इनको मुसलमान किया जा रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, पाकिस्तान के कोई कानून में नहीं है। और ये सिंध में लगातार हो रहा है। और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खामोश है, इस पे एक लफ्ज़ नहीं बोलती। सेक्युलर बनती है पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की सरकार, सेक्युलर। लावल भुट्टो अपने आप को सबसे बड़ा सेक्युलर मानता है। राखी आएगी तो हिंदू लड़कियों से राखी बंधवाएगा, दिवाली होली मनाने मंदिरों में जाएगा। ये इस जुल्म पे आज तक नहीं बोला। आप देखें, बाकायदा महफिल जमा करके इन बच्चियों के चेहरे पे आप खौफ देखें, आप इन चेहरे पे एक मातम देखें आप, उनको पता है कि ये जिंदगी भर के लिए अब गुलाम बन गई। और किसी के साथ उनको तीनों को शादी भी कर दी। ये भी कानून के खिलाफ है पाकिस्तान के। मतलब आप इंतहा देखें कि भारत में जो कुछ कम्युनल लीडर्स और लिखारी मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, कोई ऐसा एक वाकया मुझे भारत की हिस्ट्री में से उठा कर दिखा दें। ऐसा अगर 3 मुसलमान लड़कियों को इस तरह कमरा बंद करके वहाँ पे इसको शादी कर दी जाए, कन्वर्ट किया जाए हिंदुइज्म की तरफ, आप देखिए 56 मुल्क शुरू हो जाएंगे। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब यहाँ पे खबर भी नहीं बनती है। ये सिरे से इनके लिए खबर ही नहीं है। मीडिया इस पे, इंटरनेशनल मीडिया जिसको भारत में सारी बुराइयां नज़र आती हैं, जो मणिपुर की एक वीडियो पे इतना, मैं उस वीडियो को कंडोल नहीं कर रहा, मैं कंडेम करता हूँ। जिसने भी किया, जो भी किया, गलत है, ऑब्वियसली गलत है। उसको आप किसी भी रंग से ये कहें कि देखें उधर बंगाल में भी तो ये हो रहा है, यार बंगाल भी भारत है, ये भी भारत है। इस तरह कंपैरिजन करके आप पॉलिटिकली अपनी पार्टी की बचत के लिए वो कर रहे हैं, ये गलत है। जहाँ भी हो रहा है गलत हो रहा है, भारत का नाम बदनाम हो रहा है। कितना पूरी दुनिया चीख रही है
यूनाइटेड स्टेट्स रिलीजियस अफेयर्स कमेटी जो USCIRF है, जो इंटरनेशनल बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, पूरी दुनिया का चर्च खड़ा हो गया है। इस खबर पे कोई नहीं बोल रहा भाई। उसकी वीडियो बन गई थी तो ठीक है, ये लड़कियों का भी बलात्कार ही हो रहा है ना भाई, क्योंकि ये अपनी मर्जी से मुसलमान के नहीं हो रही, ज़बरदस्ती इनकी शादी की जा रही है। उनका रोज़ बलात्कार होगा, ज़िंदगी भर बलात्कार होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसको कोई छोटी सी न्यूज़ के तौर पे भी नहीं ले रहा। ये सिंध का हाल है। अजीज़ दोस्तों, आखिरी खबर की तरफ जाऊंगा। बलोचिस्तान का ये हाल है अजीज़ दोस्तों कि बलोचिस्तान के मैंगल कबीले के सरदार अताउल्ला मैंगल, जो कि चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान रहे हैं और रेजिस्टेंस करते रहे हैं नवाब खैर बख्श मरी और नवाब अकबर बुगटी के साथ। ये तीनों दोस्त थे और पाकिस्तान के कब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं। तो उनका एक बेटा जावेद मैंगल है जो कि दुबई में रहता है और वो पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है पाकिस्तान से, आज़ादी आखिरी हल है। लेकिन उनके भाई सरदार अताउल्ला मैंगल के दूसरे बेटे सरदार अख्तर मैंगल बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट पार्टी बना के पॉलिटिक्स करते थे और बलूचिस्तान से इलेक्शन जीतते थे 2-4 सीटें, और असेंबली में मौजूद थे। और वो असेंबली में भी ज़्यादातर सरकारों के साथ ही बैठते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि नहीं, मुझे अभी भी उम्मीद है कि हम डायलॉग के ज़रिए कुछ हासिल कर लेंगे बलूचिस्तान के। तो इसी दौरान शफीक मैंगल एक मौलवी है, उसको खड़ा किया आर्मी ने कुछ अरसे पहले, और वो इन्फ्लुएंस हासिल करता रहा। वो आर्मी का मतलब आदमी था, उसने अपना ग्रुप बनाया कि नहीं, बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है, मिसिंग पर्सन के साथ जुल्म हो रहा है, इस तरह करके बलोचों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करता रहा। लेकिन बलोचों को उसकी असलियत का पता था कि यह आर्मी का एजेंट है। उस शफीक मैंगल ने अभी वड बलूचिस्तान का एक इलाका है जो मैंगलों का है, वहाँ पे उसने मैंगल के घर पे हमला किया, अख्तर मैंगल के घर पे। अख्तर मैंगल की जान खतरे में है और काफ़ी वहाँ पे एक मतलब बेचैनी फैली हुई है। और मोहसिन डावर जो पख्तून PTM के जो लीडर हैं, उन्होंने भी असेंबली में, नेशनल असेंबली में स्पीच करते हुए कहा कि अख्तर मैंगल को दीवार से लगाया जा रहा है। डेथ स्क्वाड जो गवर्नमेंट के हैं, शफीक मैंगल वगैरह, वो अख्तर मैंगल पे अटैक कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो फाइनली फिर अख्तर मैंगल ने भी कह दिया कि पाकिस्तान पार्लियामेंट में अब बलोच मसला हल नहीं हो सकता, जंग आज़ादी ही वाहिद हल है। BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ने पाकिस्तानी ऑक्यूपेशनल फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी है और शफी मैंगल हमारा टारगेट नहीं है, अब हमारा टारगेट पाकिस्तान फ़ौज और उसके सारे साथी हैं। मुझे उम्मीद है कि अब एक एक बलोच घर से निकलेगा और पाकिस्तान फ़ौज का बलूचिस्तान से कब्ज़ा ख़त्म कराएगा। अज़ीज़ दोस्तों, ये पहले ही हो जानी चाहिए थी बात, लेकिन अख्तर मैंगल अभी भी समझते थे कि बलूचिस्तान का डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल हल मौजूद है। पॉलिटिकल हल मौजूद नहीं है होता तो ईस्ट पाकिस्तान क्यों अलग होता। तो पाकिस्तान में सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के एजेंट डाकुओं की तरह दन दनाते फिरते हैं और जहां मर्जी आई हमला कर देते हैं। बलोच और सिंधी लोगों के लिए अब आज़ादी के सिवा कोई रास्ता नहीं है। बलूचिस्तान में कुछ कबीले आर्मी से लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर कबीले आर्मी की गोद में बैठे हुए हैं। उसी तरह जिस तरह सिंध में ज़्यादातर जागीरदार, बल्कि सारे ही जागीरदार आर्मी की गोद में बैठे हैं और दोनों नेचुरल रिसोर्सेस से माला माल प्रोविंसेस में लूट मार इन्हीं सरदारों और इन्हीं जागीरदारों के ज़रिए आर्मी कर रही है। आम आदमी की ज़िंदगी हराम की हुई है, जो पूरे पाकिस्तान को पालते हैं, सिंध और बलूचिस्तान। उन दो प्रोविंसेस के लोग गरीब तरीन हैं पाकिस्तान में। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।